सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर आप इतने दिनों से सीरीज़ क्यों नहीं ला रहे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब थी। आई वॉज़ नॉट वेल, सो दैट्स वाई 15 दिन 20 दिनों से मैं जो है वो काफ़ी ख़राब तबीयत से जूझ रहा था। तो अभी जो है मेरी तबीयत काफ़ी अच्छी खासी रिकवर कर गई है। सो नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस सीरीज़ एंड आई प्रॉमिस मई तक जो है ये कंटिन्यू सीरीज़ चलेगी एंड आई विल ब्रिंग द रेगुलर वीडियोज़, ताकि आप लोगों की जो प्रीलिम्स 2026 की जो प्रैक्टिस है उस पर एक शार्प एज लगे, और जो एमसीक्यूज़ आप लोग जो इसमें करेंगे दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दी अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर एनी टाइम, तो प्रीलिम्स 2026 में आप लोगों को याद होगा कि हम लोग कर रहे थे क्या, we were doing the questions of Harappan civilization. We had done the questions of Harappan civilization and we will be doing now the questions of Vedic civilization. चूँकि सेशन बहुत लंबा हो जाता है, जिसके कारण मैं ये सेशन जो है वो सेपरेटली ही करना प्रेफर करता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि उस दिन हमने लाइव सेशन लिया था और लाइव सेशन में हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही सेशन जो है 11-12 सवाल थे। उसमें 11-12 सवाल जो है वो 1 घंटे से ऊपर खिंच गया था। सो दैट्स वाई लेट्स डू इट इन द टॉपिक वाइज मैनर में होगा क्या कि वी विल बी डूइंग इट ऑन द रेगुलर बेसिस। और दूसरी बात ये कि मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा पाऊँगा, जिससे आप लोगों को सारी के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन वी हैव डन। जिन्होंने वो नहीं देखा है दे कैन गो टू दी प्लेलिस्ट। आप यूपीएससी 2026 की प्लेलिस्ट पे जाओगे तो यू कैन फाइंड आउट देयर, और आप वीडियोस की सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। वैदिक एज के क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। अराउंड 15-17 क्वेश्चंस हैं वैदिक एज के, एंड दोज 15 to 17 क्वेश्चंस आर द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई विल से, बिकॉज ये वैदिक एज के जो क्वेश्चंस है ना, ये पीवाईक्यू प्लस जो यूपीएससी का ट्रेंड है, जिस तरह से यूपीएससी अपना ट्रेंड फिलहाल के लिए वो एंशियंट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर रहा है, या मैं बोलूँ कि हिंदू हिस्टोरियोग्राफी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर रहा है। सो द वैदिक एज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम। तो अब जो है वैदिक एज पे सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज ट्रेंड जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है, एंड दैट्स वाई वी हैव टू गो विद द ट्रेंड। सो दैट्स वाई वैदिक एज के सवाल मैंने जो है वो थोड़े से टिपिकल डाले हैं। एंड सेकेंडली कुछ क्वेश्चन ईजी रहेंगे ऑब्वियसली, एंड कुछ क्वेश्चन जो है वो यू विल फाइंड इट लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट, बट ट्राई टू डू दिस। एंड वन मोर थिंग, आप सभी को जो है वो मैं अराउंड कुछ समय दूंगा, लाइक 20 to 30 सेकेंड्स आई विल गिव यू आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, एंड यू विल हैव टू आंसर इट। ठीक है, या फिर आप वीडियो पॉज करके भी उसे जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है। लास्ट थिंग, जो भी मार्क्स आप लोग गेन करोगे आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन, देयर आर अराउंड 17 क्वेश्चंस। आउट ऑफ दिस 17 क्वेश्चंस हाउ मेनी क्वेश्चंस यू गॉट करेक्ट, तो ये आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। सपोज यू गॉट 15 क्वेश्चंस करेक्ट, सपोज यू गॉट 16 क्वेश्चन करेक्ट, तो आप उससे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन करोगे, सो दैट आई कैन ट्रैक योर एफर्ट्स। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, दिस वन। द टर्म अक्षवाप इन वैदिक पीरियड रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं ऐसे, हाँ, यस, नाउ आई कैन राइट इट। हाँ, अब बताओ, वह अक्षवाप जो वैदिक पीरियड में जो टर्म है वो किसके लिए यूज़ किया जाता था। आई विल नॉट गिव यू मच टाइम इन दिस बिकॉज इट इज़ ईजी। अक्षवाप जो है वो, अगर आप अकाउंट्स ऑफिसर कह रहे हो तो यस, यू आर डेफिनेटली करेक्ट। अक्षवाप जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल हुआ करता था वैदिक पीरियड में। ठीक है। और अक्षवाप जो है वो क्या करते थे, बेसिकली दे वर अकाउंटेंट, दे वर बेसिकली दे हैव द वर्क ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कि अक्षवाप जो है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी था इनका। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइनेंसेस को भी मैनेज करते थे ये, फाइनेंसेस को मैनेज करने का काम भी अक्षवाप का हुआ करता था। इसके अलावा जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने का काम भी जो है ये अक्षवाप का हुआ करता था। उसके अलावा जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है ना, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, परफॉर्म हो रही हैं, उन कमर्शियल एक्टिविटीज़ को भी मेंशन करने या फिर मेंटेन करने का काम जो है वो इस अक्षवाप के ज्यूरिसडिक्शन में आता था। सो दैट्स वाई अक्षवाप जो है वो अकाउंट ऑफिसर को कहा जाता था वैदिक पीरियड में। कारपेंटर रॉन्ग है, चैरियट मेकर भी रॉन्ग है, गोल्ड स्मिथ भी रॉन्ग है। ठीक है। अच्छा, एक एक करके हम लोग थोड़ा बात भी कर लेते हैं।
I'm सॉरी कारपेंटर की हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन ए जो है ऑब्वियसली सही तो नहीं है, लेकिन कारपेंटर जो है इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं वैदिक पीरियड में, दैट इज़ तक्षान। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तक्षान कहीं कहीं पर जो है ये तेश्त्री भी होता है यूज़। तक्षान या फिर तेश्त्री ये जो टर्म है एंशियंट इंडिया में वैदिक पीरियड के टाइम पर ये एक स्किल्ड कारपेंटर या फिर जो लकड़ी का काम करता है उसके लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ये दोनों टर्म आप याद रखोगे, ठीक है। तो जो जो भी वेरियस वुडन ऑब्जेक्ट्स और उनके स्ट्रक्चर्स को क्राफ्ट करने का काम जो है, एक फर्नीचर वगैरह जो जो है टूल्स हो गए, ये सब जो है ये यही लोग जो है वो किया करते थे, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ चैरियट मेकिंग। तो चैरियट मेकिंग का जो काम है ये जो ये जिस या मैं कहूँ कि जिन लोगों के अंडर में था उसे एक स्पेशल टर्म से मेंशन किया जाता है, दैट इज रथकार। रथकार, रथाकार, रथकार दोनों बोलते हैं इसे। रथाकार, रथकार, रथ से ही क्लियर है, रथ मतलब होता है चैरियट। तो रथकार या रथाकार जो है ये एंशियंट इंडिया में पर्टिकुलरली वैदिक पीरियड में ये बेसिकली एक स्किल्ड चैरियट मेकर हुआ करता था। और बेसिकली आप नाम से ही समझ सकते हो कि वॉर के समय जो रथ यूज़ होते थे ये चैरियट मेकर्स ही यूज़ किया करते थे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ के लिए जो वर्ड है इसका नाम है हिरण्यका। हिरण्यका एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है गोल्ड स्मिथ, जो कि बेसिकली जो गोल्ड या ज्वेलरी में काम करता हो उसे जो है वो हिरण्यका कहा जाता है, ठीक है। हिरण्य का मतलब होता है गोल्ड। आपने एक हिरण्य गर्भ यज्ञ के बारे में भी सुना होगा, जिसमें बेसिकली जो आप अगर कोई राजा लोअर वर्ण से है या लोअर जाति से है, बेसिकली लोअर वर्ण ही है, लोअर वर्ण से अगर उसे राजा बनना है यानी क्षत्रिय में कन्वर्ट होना है तो उसे एक हिरण्य गर्भ करना पड़ता था। और वो हिरण्य गर्भ जब वो परफॉर्म करता था देन ही कन्वर्ट हिमसेल्फ इनटू दी अपर कास्ट और अपर जाति, ठीक है। तो हिरण्यका जो है ये गोल्ड स्मिथ को कहा जाता था। तो ये टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए तो मैंने बता ही दिया अक्षवा, ठीक है। तो एक एक ऑप्शन को हम लोग जो है वो खोलेंगे, एक एक ऑप्शन को हम लोग देखेंगे और कोई भी चीज़ जो है वो आपकी जो है वो छूटेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द आर्यन कल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दी स्टेटमेंट्स देन आई विल कम टू द आंसर। ठीक है, सो आपने आंसर कर दिया होगा। सो लेट्स रीड दी स्टेटमेंट। द आर्यन पीपल लिव्ड इन अ टेम्परेट क्लाइमेट विद एग्रीकल्चर एंड पैस्टोरलिज्म एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। तो मुझे नहीं लगता इस पर किसी को डाउट होना चाहिए। तो ऋग्वेद जो है ये जो कि रफली 1500 BC में बेसिकली असाइन किया जाता है या माना जाता है कि ये कंपाइल हुआ था 1500 BC टू 1000 BC। तो ये जो ऋग्वेद है इसका हम लोगों को अर्लीस्ट पार्ट जो है, कुछ पार्ट हम लोगों को बेसिकली ज़ेंड अवस्था में मिलता है। ये ज़ेंड अवस्था जो है, दिस ज़ेंड अवस्था ये लगभग जो है ये 1400 BC का बुक है। यानी 1400 BC में ये किताब जो है कहीं ना कहीं ईरान के आसपास जो है वो लिखी गई होगी, ईरानी प्रेजेंट डे ईरान में, ठीक है। और इसमें जो टेक्स्ट मेंशन है ना ये ऋग्वेद में और ज़ेंड अवस्था में जो टेक्स्ट मेंशन है, ये टेक्स्ट ये रिप्रेजेंट करता है कि ये लोग जो है वो किसी ठंडी शहर से या ठंडे इलाके से आए होंगे, क्योंकि इसमें बेसिकली एग्रीकल्चर और पैस्टोरलिज्म दोनों को जो है ये मेंशन करता है कि हम लोग जो है वो हम लोगों का ये प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो आर्यंस है तो इससे हम लोगों को ये सजेस्ट होता है कि आर्यंस जो है डेफिनेटली वो टेम्परेट क्लाइमेट से आए हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज 110%, ये जो है वो करेक्ट हो जाता है। कहाँ से आए हैं तो आपको मैप याद होगा, सेंट्रल एशिया। मैं मैप यहाँ पे तो लाया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इतना तो प्रिपेयर कर ही लिए होगे कि आपको मैप पता होगा। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशिया से बेसिकली जो स्टेपे वाला जो रीजन है वहाँ से, सेंट्रल एशिया से बेसिकली एक ब्रांच जो है वो ईरान की तरफ और एक ब्रांच जो है वो यूरोप की तरफ गई थी, और एक ब्रांच जो है वो ईरान की तरफ और एक ब्रांच जो है वो जो टर्की वाला जो रीजन है, अनातोलिया वाला रीजन है, वहाँ पर एक ब्रांच गई थी। और यही ईरान और टर्की की जो ब्रांच है यही ग्रेजुअली जो है वो 1500 ऑनवर्ड्स जो है वो इंडिया में आना शुरू की, जिसे हम लोग जो है वो आर्यंस माइग्रेशन थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इज दे वर नॉट अवेयर ऑफ दी हॉर्सेस। तो आपको क्या लगता है, आज भी अगर आप सेंट्रल एशिया में जाओ तो सेंट्रल एशिया की सबसे खास बात है कि वहाँ पर आपको बहुत उत्तम क्वालिटी के घोड़े मिलते हैं। तो ये तो 110% अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओ तो ये गलत है। अगर ये टेम्परेट क्लाइमेट, स्टेपे वाले, ग्रासलैंड वाले रीजन से आ रहे हैं, देन दे मस्ट बी अवेयर ऑफ दी हॉर्सेस। इनफैक्ट द डोमेस्टिकेटेड हॉर्सेस, वो घोड़े से ही तो यहाँ तक पहुँचे। सो दैट्स वाई ये जो हॉर्स है ये तो बिल्कुल ही, ये जो स्टेटमेंट 2 है तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि ऋग्वेद में भी हम लोग को जो है वो घोड़े का जो है मेंशन मिलता है। कौन से वर्ड से? अश्व। अश्व वर्ड जो है ये ऋग्वेद में मेंशन है, और ये अश्व वर्ड जो है ये संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है घोड़ा। और ये अश्व वर्ड सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद में मेंशन नहीं है, ये बेसिकली हम लोग को ग्रीक, लैटिन, हर एक यूरोपियन लैंग्वेजेस में हम लोगों को ये मेंशन मिलता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग जो है बेसिकली जो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके भी हम लोग कर सकते हैं। सो विच ऑप्शंस आर करेक्ट? करेक्ट पूछा है तो ऑब्वियसली ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो ये ईजी लेवल का सवाल है, मैं इसे तो ईजी मानूंगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को कुछ और चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो वर्ड है गो या गौ, ये जो गौ वर्ड है यानी कि काऊ, ऋग्वेद में ये 176 बार मेंशन किया गया है। ठीक है, और जो बुल है, बुल का जो है वर्ड, उसका नाम है वृषभ। वृषभ यानी कि बुल, ये जो है ये ऋग्वेद में लगभग 170 बार मेंशन किया गया है। यानी कि हम लोगों को इससे इसका इंपॉर्टेंस पता चलता है। ठीक है, तो गाऊ का इंपॉर्टेंस, बुल का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहा होगा उस वक्त, इसलिए इनका मेंशन जो है वो ऋग्वेद में बार बार जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, सो आई होप ये सब चीज़ें जो है आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. So read these statements first of all, then I will dwell upon it. Okay, so statement 1 says the practice of pit dwelling prevailed in Aryan culture. पिट ड्वेलिंग की जो प्रैक्टिस है ना, ये आर्यन कल्चर से एसोसिएट की जाती है। दिस इज़ 100% करेक्ट, क्योंकि देखो इनका ओरिजिनेशन जो है वो कहाँ पे है? कोल्ड कंडीशन में, कोल्ड क्लाइमेट में ये बेसिकली रहते थे। पिट ड्वेलिंग का मतलब क्या है? पिट ड्वेलिंग का मतलब है कि जो लोग हैं वो बेसिकली एक गड्ढे बनाकर एक तरह से वहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, तो ये पिट ड्वेलिंग जो है ये हमें कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल हमें स्वात वैली में भी नज़र आता है। स्वात वैली जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, स्वात वैली, इसके अलावा बुरजा होम, इन दोनों में भी हम लोगों को पिट ड्वेलिंग जो है वो नज़र आता है। ठीक है, कश्मीर में है बुरजा होम, और हरियाणा में भी कुछ हम लोगों को देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इसके ट्रेसेस हम लोग लिंक कर सकते हैं, क्योंकि स्वात वैली की जो पिट होल है, सॉरी पिट ड्वेलिंग है, वो 1500 BC के अराउंड ही है। सो येस, दिस वी कैन से दैट द प्रैक्टिस ऑफ पिट ड्वेलिंग प्रिवेल्ड इन आर्यन कल्चर। ठीक है, सो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ में डाउट होगा, डोंट वरी। तो आपको बस ये याद ध्यान रखना है कि पिट ड्वेलिंग जो है वो आर्यन कल्चर में कॉमन कल्चर हुआ करता था, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट में क्या होता है कि उन लोगों को एक सेफ प्लेस जो है वो रहने के लिए चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, द यूज ऑफ बर्च वुड सीम्स टू बी एन आर्यन फीचर अलॉन्ग विथ अंडरग्राउंड हाउसेस। तो अंडरग्राउंड हाउसेस की हमने बात की, और इसमें सबसे खास बात यह है कि बर्च वुड का इस्तेमाल करते थे, ये आर्यन फीचर है। ठीक है, संस्कृत में यही बर्च को जो है वो बुर्ज कहा जाता है या बुर्ज कहा जाता है। ठीक है, ये बुर्ज जो है ये संस्कृत वर्ड में यही बर्च को कहा जाता है, और इस ऐसा सिर्फ संस्कृत वर्ड में नहीं है, ये कई इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में इस बर्च वर्ड का मेंशन मिलता है हम लोगों को। सो दैट्स वाई जो ड्वेलिंग्स है, पिट ड्वेलिंग्स हैं, ये बेसिकली बर्च वुड से कवर्ड होती थी। बर्च जो है ये बर्च ट्री से हम लोगों को मिलता है, और ये बेसिकली आपको ठंड से बचाने का काम करता है। सो येस, दिस इज ऑल्सो 110% करेक्ट। स्टेटमेंट 3 ये कहता है कि एनिमल सेक्रीफाइस वॉज एन इंपॉर्टेंट रिचुअल अमंग द आर्यंस। सो येस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एनिमल सेक्रीफाइस के लिए ही आर्यन रिचुअल जो है वो जाना जाता है।
है ना, हमें जो है वो बेसिकली जो हड़प्पन्स है, हड़प्पन्स में हम लोगों को अर्थ ब्यूरल नज़र आता है। लेकिन हड़प्पन्स के बाद जो वैदिक पीरियड वैदिक पीपल आए, इनमें हम लोगों को जो है क्रीमेशन नज़र आता है। क्रीमेशन जो है वो एक आयरन ट्रेट है, और इस क्रीमेशन में एक एनिमल सेक्रीफाइस भी जो है वो इसमें जोड़ा जाता है। बेसिकली एनिमल सेक्रीफाइस मतलब कि एक जानवर को जो है वो सेक्रीफाइस किया जाता है फॉर बहुत सारे रीजंस के चलते, ठीक है। तो एनिमल सेक्रीफाइस जो है एक इंपॉर्टेंट आर्यन रिचुअल हमेशा से रहा है। सो यस, दिस इज ऑल्सो 110% करेक्ट। सो ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म विस इन वैदिक पीरियड रेफर्स टू। तो ये तो ईजी है, विस का मतलब तो आप लोग सभी जानते होंगे, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला। यस, तो विस का मतलब होता है ट्राइब। तो ये विस जो वर्ड है ये ऋग्वेद में मेंशन्ड है लगभग 170 बार, 170 टाइम्स मेंशन मिलता है हमें ये विश वर्ड का। विश का मतलब होता है ट्राइब, ठीक है। और यही विश विश के आपने ये सुना भी होगा, विश, देन उसके बाद जो है ग्राम, है ना, उसके बाद जो है कुल, नहीं विश के बाद होता है कुल कुल नहीं, कुल तो फैमिली हो गया, आई एम सॉरी। कुल, विश, ग्राम, जन एंड जनपद, ये ग्रेजुअली जो है वो महाजनपद की ओर डेवलप होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो विश वर्ड है ये ऋग्वेद में 170 बार हमें मेंशन मिलता है, और साथ ही साथ में ये विश जो है ऑब्वियसली ट्राइबल पीपल ही थे वो, वैदिक पीपल, द ऋग्वेदिक पीपल वे ट्राइबल पीपल, एंड दैट्स वाई जो ऋग्वेदिक पीपल है उनमें ये ट्राइबल कल्चर काफ़ी कॉमन था, इसलिए हमें ये विश वर्ड जो है कई बार नज़र आता है, ठीक है। तो ये भी मेरे ख्याल से ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आप लोग अटेंड करो। विद रेफरेंस टू वैदिक पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रीड दी स्टेटमेंट्स एंड आंसर दोज। ठीक है, तो आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। अगर आपको लेट हो रहा है ना पढ़ने में, तो आप वीडियो पॉज करके से आंसर कीजिए, ठीक है। सो बिकॉज आई एम नॉट गिविंग मच टाइम, 15-20 सेकेंड्स से ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो करने हैं, एंड मुझे लगता है वन आवर के ऊपर जो है वो ये खिंच जाएगा। तो इन ऋग्वेद इंद्र इज कॉल्ड पुरंदर विच मीन्स दैट ही डिस्ट्रॉयड ड्वेलिंग यूनिट्स। तो जिन्होंने भी आर एस शर्मा अच्छे से पढ़ा है वो इन तीनों के सवाल के जवाब जो है वो इजीली दे सकते हो, इजी क्वेश्चन है ये भी। सो स्टेटमेंट 1 इज 110% करेक्ट। ऋग्वेद में इंद्र को जो है वो पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द ड्वेलिंग यूनिट्स, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट द भारत एंड द त्रिशु were the ruling Aryan clans and they were supported by the priest वशिष्ठ। तो देखो इंडो आर्यंस जो है वो कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में जो है इंगेज रहे हैं, ठीक है। एक तो वो प्री आर्यंस से भी लड़े, प्री आर्यंस मतलब जो आर्यंस ऑलरेडी यहाँ पर पहले से थोड़ी मोड़ी संख्या में पहुंच गए थे, और दूसरी बात कि ये खुद से भी लड़ते थे, दे फॉट अमोंग देमसेल्व्स ऑल्सो, आर्यन पीपल दे फॉट अमोंग देमसेल्व्स ऑल्सो, ठीक है। तो इंट्रा ट्राइबल और इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आता है, ठीक है। और एक जो ट्रेडिशन है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, जो आर्यंस हैं दे वर डिवाइडेड इनटू 5 ट्राइब्स, जिनको हम लोग पंचजन कहते हैं, पंचजन। और ये पंचजन में भी कहीं ना कहीं फाइट जो है वो रही होगी, ऑल्दो बहुत सारे और भी ट्राइब्स रहे होंगे, लेकिन ये 5 ट्राइब्स जो है ये हमें ट्रेडिशन में मेंशन मिलता है। और उसमें से भारत और त्रिशु ये दोनों जो है एक रूलिंग आर्यन क्लैन के तौर पर हमें मेंशन मिलता है, ठीक है। और जो ऋषि वशिष्ठ है, 2 ऋषि हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र। ऋषि वशिष्ठ जो है इनका इन दोनों ट्राइब्स की सपोर्ट करते हुए हमें नज़र आते हैं, ठीक है। और यही भारत के नाम पे जो है वो भारतवर्ष जो है इंडिया का नाम पड़ा है, भारतवर्ष। और ये ऋग्वेद में भी ये भारत ट्राइब का जो है मेंशन हमें मिलता है, भारतवर्ष का नाम भी हमें मेंशन मिलता है, ठीक है। बैटल ऑफ 10 किंग्स फॉट बिटवीन कुरु क्लैन एंड 10 आर्यन चीफ्स। बैटल ऑफ 10 किंग्स, देखिए बैटल ऑफ 10 किंग्स जो है जिसको हम लोग 10 राजना युद्ध कहते हैं, ये बैटल ऑफ 10 किंग्स जो है ये कुरु क्लैन वर्सेस 10 आर्यन चीफ्स के बीच में नहीं हुआ था। टोटल जो है वो 10 चीफ्स हुआ करते थे, जिनमें से 5 जो है वो आर्यन थे
और 5 जो है वो दस्यू चीफ्स थे, यानी कि नॉन आर्यंस थे, ठीक है, जिनको हम बैटल ऑफ 10 किंग्स कहते हैं। तो ये कहाँ पे लड़ा गया था ये भी आपको ध्यान रखना है, रावी नदी के किनारे, ठीक है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, रावी नदी के किनारे ये लड़ा गया था। और ये बैटल ऑफ 10 किंग्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लीडर है वो है सुदास। और सुदास जो है कुरु क्लैन, ये कुरु भी गलत है यहाँ पे, सुदास जो है वो भारत ट्राइब का लीडर था, ठीक है, सुदास जो है वो भारत ट्राइब का लीडर था। और भारत ट्राइब और ये 10 आर्यन चीफ्स के बीच में जो है लड़ाई हुआ, जिसे हम लोग 10 राजन युद्ध कहते हैं, जिसमें भारत ट्राइब्स जीत गए। और इन्हीं 10 चीफ्स में से एक चीफ का नाम था कुरु, एक क्लैन का नाम था कुरु, और सॉरी नॉट कुरु, पुरु। और यही कुरु और भारत और पुरु, ये दोनों जो है इन दोनों को मिलाकर जो है एक नई ट्राइब बनती है, जिसे हम लोग कहते हैं कुरु। सेकेंड, ठीक है, तो ये हो जाता है कुरु। तो स्टेटमेंट 3 ऑटोमेटिकली जो है वो गलत हो जाता है, एंड दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 and 2 आर ओनली करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विथ रेफरेंस टू द ऋग्वैदिक आर्यंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऋग्वैदिक आर्यंस के लिए आपको जो है वो आंसर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द काउ सीम्स टू हैव बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ऋग्वैदिक वेल्थ, and the word samudra mentioned in Rigved primarily indicate the stretch of water. Easy question है, I won't give you much time. So काऊ जो है वो obviously, चूंकि हमें गाऊ और बुल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, काऊ और बुल का जो मेंशन है वो 170 प्लस टाइम्स हमें देखने को मिलता है इन ऋग्वेद, and that's why we can easily guess that these animals must have been one of the most important wealth for them, and that's why जो काऊ है उसके ऊपर तो हमें एक वर्ड भी मेंशन मिलता है जिसे हम कहते हैं गविष्ठी। गविष्ठी का मतलब होता है सर्च फॉर काउज, सर्च फॉर काउज, ठीक है। तो इसका हमें साफ साफ ये इंडिकेशन मिलता है कि काऊ जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल है। सेकेंड थिंग कि द वर्ड समुद्र मेंशन इन ऋग्वेद प्राइमरली इंडिकेट्स ए स्ट्रेच ऑफ वाटर। तो समुद्र का आज भी मतलब होता है स्ट्रेच ऑफ वाटर, और समुद्र जो है एक संस्कृत वर्ड है, बेसिकली संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब ये होता है ओशन और सी, ठीक है। ये 2 वर्ड से मेंशन मिलकर बना है, सम प्लस उद्र। सम का मतलब होता है टुगेदर, ठीक है, और उद्र का मतलब होता है वाटर। दोनों का मतलब होता है, मिला दे तो एक बिग स्ट्रेच ऑफ वाटर, जिसे हम लोग कहते हैं समुद्र, ठीक है। समुद्र का मेंशन जो है ऋग्वेद में वैसे तो किया नहीं गया है, यहाँ पर लिखा है लेकिन एज ए एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब जो है वो समुद्र होता है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। सो डिफिकल्टी लेवल इसका भी काफ़ी इजी है। 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 7, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर सवाल है। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दोज स्टेटमेंट्स एंड देन we will dwell upon it. Okay, Vashisht and Vishwamitra, they were the 2 most important priests during the Rigvedic period. तो this is, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। वशिष्ठ और विश्वामित्र बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दोनों पुरोहित है और दोनों उस वक्त के ऋग्वेदिक समय के बहुत इंपॉर्टेंट प्रीस्ट माने जाते हैं। और यही विश्वामित्र है, ये वही विश्वामित्र है जिन्होंने गायत्री मंत्र, जो आज हम लोग बोलते हैं गायत्री मंत्र, ये इन्होंने कंपोज किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अगर आ गया बाई चांस कि विश्वामित्र कंपोज गायत्री मंत्र, तो ये सही है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज ड्यूरिंग दोज डेज द किंग यूज टू मेंटेन ए स्टैंडिंग आर्मी ऑफ इट्स ओन। ऋग्वैदिक पीरियड का पूछ रहा है। ऋग्वैदिक पीरियड में राजा जो है वो इतना पावरफुल नहीं होता था कि वो स्टैंडिंग आर्मी ले सके, ठीक है। उस वक्त जो राजा है वो बेसिकली जो है वो गिफ्ट्स के ऊपर रिलाई करता था। गिफ्ट्स यानी कि बलि उसे दी जाती थी, यानी कि गिफ्ट्स दी जाती थी। लेकिन राजा जो है वो वन अमॉन्ग दी ट्राइब हुआ करता था, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर जो है वो नहीं हुआ करती थी, ठीक है। क्योंकि वो बेसिकली जो समिति है, सभा, समिति, विधाता और गण, तो सभा, समिति, विधाता और गण, ये जो असेंबलीज हैं, दीज असेंबलीज टेक डिसीजंस
ये किंग को जो है वो बेसिकली हेल्प करते थे डिसीजन लेने में। किंग खुद से जो है वो वीटो पावर नहीं लगा सकता था या खुद से जो है वो डिसीजन नहीं ले सकता था, ठीक है। सो दीज 4 असेंबलीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट लेटर वैदिक पीरियड में हमें जो है बहुत सारी असेंबलीज जो है वो गायब हो जाएंगी, ठीक है। तो इवन इस समय जो है वुमेन इस असेंबलीज में जो है वो बेसिकली दे यूज टू अटेंड दीज असेंबलीज, खासकर जो सभा है और जो विधाता है, इन दोनों में हमें वुमेन का प्रेजेंस नजर आता है ऋग्वेद में। बट लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन का प्रेजेंस जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट 2 इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट। सो स्टेटमेंट 1 इज ओनली करेक्ट। इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़े इजी इसलिए मैंने रखे हैं ताकि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आए कि इस तरह के सवाल जो है वो भी बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ऋग्वैदिक पीपल जो है, ऋग्वैदिक पीरियड जो है उससे यही सब सवाल जो है जनरली पूछे जाएंगे। तो इन पर होल्ड आपका जब तक नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते। अगेन वन ऋग्वैदिक फैमिली के ऊपर सवाल है, जस्ट रीड दो स्टेटमेंट्स एंड आंसर दी क्वेश्चन। तो वुमेन, फर्स्ट स्टेटमेंट, वुमेन को अटेंड असेंबलीज एंड ऑफर सैक्रिफाइसेज अलॉन्ग विद देयर हस्बैंड। अभी मैंने बताया कि वुमेन जो है वो बेसिकली सभा और विधाता अटेंड करती थी। सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज 110% करेक्ट, ठीक है। हमें बहुत सारे इंस्टेंस भी मिले हैं जिसमें हमें एक इंस्टेंस मिला है जिसमें 5 वुमेन दे वर कंपोजिंग द हाइम, एक मंत्र वो बना रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमें जो है वो मेंशन भी मिलता है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि वुमेन एंड मेन ये दोनों जो है वो दे प्ले इक्वल रोल या फिर इक्विवेलेंट रोल इन सोसाइटी, एंड दिस टाइप ऑफ सोसाइटी वी कॉल देम एज इगैलिटेरियन सोसाइटी। सो ऋग्वैदिक पीपल वेर इगैलिटेरियन इन नेचर। अगर इस तरह से भी स्टेटमेंट अगर एग्जाम्स में आता है, सो येस दैट विल बी 110% करेक्ट। बट लेटर वैदिक पीरियड से ये इगैलिटेरियनिज्म खत्म हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड की बात करें तो चाइल्ड मैरिज वाज प्रेवलेंट ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीपल। तो इगैलिटेरियन पीरियड में हमें जो है वो चाइल्ड मैरिज कि कोई एग्जाम्पल नहीं देखने को मिलेगा, अब देखने को मिलता भी नहीं है। ऋग्वेद जो है उसमें मैरिजेबल एज जो है लगभग 16 से 17 साल की रही होगी मानी जाती है। हमें जो है वो कुछ एविडेंस मिलते हैं इसके। और जब तक वुमेन की कंडीशन अच्छी रहेगी ना तब तक चाइल्ड मैरिज जो है वो आपको सोसाइटी में नज़र नहीं आएगा। और हमें तो यहाँ पर पॉलीएंड्री तक नज़र आता है। पॉलीएंड्री का मतलब है कि वुमेन वेर टेकिंग मोर देन वन हस्बैंड। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मारुत है, they are stated to have the two basically उनके जो है वाइफ्स रही थी, सॉरी हस्बैंड्स रहे थे, ठीक है। तो पॉलीएंड्री का फीचर हमें नज़र आता है, ठीक है। इसी तरह से हमें जो है वो जो मैट्रीलिनियल ट्रेसेस भी हमें नज़र आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी में हमें जो है वो जो बेटा है उसका नाम पर हम उसके नाम पर हमें जो है उसकी माँ का नाम जो है वो नज़र आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मामात्य में जो है वर्ड हमें जो है उसकी मदर का भी नाम जो है हमें नज़र आता है। सो व्हाट दिस शोज दैट वुमेन पोजीशन वाज क्वाइट गुड, एंड वहाँ पर चाइल्ड मैरिज होने की कोई भी संभावना नहीं है। सो दिस वाज 110% रॉन्ग। सो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 1 इज ओनली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 ऋग्वैदिक गॉड्स के ऊपर क्वेश्चन है। सो अगेन इजी क्वेश्चन है, अटेंड दिस। अगर आपने आर एस शर्मा बहुत अच्छे से की है ना तो इसमें से जो है ना एक क्वेश्चन को छोड़कर आर एस शर्मा में सारे के सारे सवाल के आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। मैं अभी आपको हिंट दे रहा हूँ। आर एस शर्मा डू इट, बहुत अच्छे से उसे करिए क्योंकि आर एस शर्मा जो बुक है वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है। वो तो मिनिमम बुक आपको करनी ही है, ठीक है। सो यहाँ वहाँ की मटेरियल उठाने से अच्छा है जस्ट डू दी नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक्स। ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा इज क्वाइट ए गुड बुक, एंड वहाँ से ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ऋग्वैदिक गॉड्स की अगर हम लोग बात करें तो इन ऋग्वेद इंद्र वाज कॉल्ड दी पुरंदर, ठीक है, प्लेड अ रोल ऑफ वॉरलॉर्ड, ठीक है, लीडिंग दी आर्यन सोल्जर्स टू विक्ट्री अगेंस्ट द डीमंस। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए। सारे के सारे चीज़ें जो है वो सही है। इंद्र को पुरंदर कहा जाता था एंड ही वॉज ए वॉरलॉर्ड, ठीक है। और इसके साथ साथ ही वॉज ऑल्सो दी क्या कहते हैं उसे,
वी से द ड्वेलिंग ब्रेकर, ठीक है। इसके अलावा इंद्र जो है वो बेसिकली इसका ये वॉरलॉर्ड है। ये हमें कैसे पता चलता है, हमें जो है ये मेंशन मिलता है हमें इसके लिए, इंद्र के लिए हमें 250 मंत्र हमें मिलते हैं ऋग्वेद में। 250 मंत्र दे आर डिवोटेड टू द इंद्र। तो हमें इससे जो है इंद्र की बेसिकली इंपॉर्टेंस नजर आती है ऋग्वेद में। लॉर्ड वरुण पर्सोनिफाइड वाटर एंड upheld द नेचुरल ऑर्डर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वरुण जो आज के समय हम लोग पूजा नहीं करते इनकी, बट एट दैट टाइम इट वॉज द गॉड, बेसिकली ही दैट पर्सोनिफाइड वाटर। एंड ये जो है इनको माना जाता था कि ही दिस लॉर्ड वरुण दे ही यूज टू बी द अपहोल्डर ऑफ द नेचुरल ऑर्डर, ठीक है। सो जो भी दुनिया में हो रहा है वो इन्हीं का डिज़ायर के कारण हो रहा है, ये बेसिक मतलब है, ठीक है। तो इनफैक्ट ऋग्वेद में तो लॉर्ड वरुण को गार्जियन ऑफ रता कहा जाता है। रता का मतलब होता है कॉस्मिक ऑर्डर, कॉस्मिक ऑर्डर, ठीक है। तो गार्जियन ऑफ रता भी कहा जाता है इसे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और गॉड है, यहाँ तो इंद्र का मेंशन है, इसके अलावा जो सेकंड नंबर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड है दैट इज अग्नि। अग्नि दैट इज फायर गॉड। और सेकंड मोस्ट कैसे है, इसके हमें 200 मंत्र नजर आते हैं। 200 मंत्र जो है वो हमें डेडिकेटेड नजर आते हैं अग्नि के। 250 जो है वो इंद्र के हैं। तो हमें सबसे स्पष्ट पता चलता है कि इंद्र जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इज दी अग्नि, ठीक है। और इसे जो है एक वी कैन से कि अग्नि को एक इंटरमीडियरी माना जाता है। इंटरमीडियरी क्यों? क्योंकि जब अग्नि जो है जब हम लोग जलाते हैं, सो जब धुआं ऊपर की तरफ जाता है आसमान की तरफ, तो ऐसा माना जाता है कि दिस अग्नि एक्ट एज इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड्स एंड द पीपल। सो गॉड्स ऑन वन हैंड एंड पीपल ऑन अदर हैंड, इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन लिंक बिठाने का काम जो है ये अग्नि का है, ठीक है। एंड दैट्स वाई अग्नि इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। सो बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो सी डेफिनेटली करेक्ट। ये भी इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेटर वैदिक। अब हम लोग लेटर वैदिक में आ गए, ठीक है। सो लेटर वैदिक पीरियड क्या है? लेटर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 BC से लेके 600 BC तक जो है वो माना जाता है, या 500 BC तक भी माना जाता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड आयरन वॉज यूटिलाइज टू ट्रांसफॉर्म द फॉरेस्ट इन ऑफ द गंगा वैली इनटू द एरेबल लैंड्स। एंड सेकेंड थिंग, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाउन लाइक बिगैन टू टेक शेप इन द लेटर वैदिक पीरियड। प्लीज जल्दी आप लोग आंसर करें। यस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो आयरन जो है, ये पहला स्टेटमेंट तो 110% करेक्ट है। आयरन की डिस्कवरी हमें देखने को मिलती है अराउंड 1000 BC एंड दिस चेंज्ड द फेट ऑफ द गंगा वैली। ऋग्वेदिक पीपल के पास आयरन नहीं था एंड दैट्स वाई दे कुड नॉट क्लियर द फॉरेस्ट ऑफ द गंगा वैली। लेकिन जब आयरन का डेवलपमेंट या फिर आयरन की डिस्कवरी हुई, आयरन से टूल्स बनना शुरू हुए, आयरन से एक्स बनना शुरू हुआ, सो दे कैन easily cut down the forest of the Ganga Valley and they can convert the forest into the arable lands। और आयरन का मेंशन तो हमें लेटर वैदिक पीरियड में मिलता भी है। 2 वर्ड है, श्याम अयास एंड कृष्ण अयास, ठीक है। तो श्याम अयास और कृष्ण अयास दोनों का मतलब होता है डार्क। श्याम का भी मतलब डार्क होता है और कृष्ण का मतलब भी डार्क होता है, अयास का मतलब होता है लोहा। सो इसका मेंशन जो है हमें लेटर वैदिक पीरियड में हमें मिलता भी है, ठीक है। Second statement, the establishment of town like began to take shape in the later Vedic period। 110% करेक्ट। टाउन लाइक का मतलब क्या है कि अब जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे सेटल्ड लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रही है। सेटल्ड लाइफस्टाइल, पहले जो ऋग्वेदिक पीरियड था, वो ऋग्वेदिक पीरियड जो है वो क्या था, वो ट्राइबल लाइफस्टाइल पर बेस्ड था। लेकिन लेटर वैदिक सोसाइटी जो है इट इज़ ए ट्रांजिशन इनटू दी सेटल्ड लाइफस्टाइल, जिससे धीरे धीरे क्या हुआ, हमें धीरे धीरे जनपद डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जनपद यानी कि टेरिटोरियल डिवीजन, धीरे धीरे हमें जो है वो छोटे छोटे जनपद देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसमें जो है आगे जाके महाजनपद हो जाएंगे। 16 महाजनपद जो है वो उभर कर आएंगे, जो कि बड़े बन जाएंगे। एंड फर्स्ट एम्पायर जो बनेगा वो है मगध एम्पायर, ठीक है। इसी जो अपर गंगा वैली है, इसी में हमें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर देखने को मिलता है, दैट इज पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर।
पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, ये आपको ध्यान रखना है। हर एक कल्चर का एक सिग्निफिकेंस है। किसी दिन मैं क्लास लूँगा इस पर, तो मैं आपको जो है वो बताऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि आर एस शर्मा के ऊपर जो है वो एक 2026 की अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, साथ ही साथ में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, उन सभी पर जो है एक लेक्चर लेकर आऊँ। एक लेक्चर नहीं, मतलब एक सीरीज़ लेकर आऊँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप लोगों को वो सीरीज़ चाहिए इन डिटेल्स, तो मैं आपको सीरीज़ जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा। हार्डली 15 to 20 लेक्चर्स रहेंगे उसमें, तो ज़्यादा उसमें जो है वो एंशिएंट में हमें ज़्यादा सोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, सो येस, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है। और हमें जनरली ये भी देखने को मिलता है कि लेटर वैदिक पीरियड में जो हाउसेस हैं, अब वो पहले जो मड ब्रिक हाउसेस हुआ करते थे, अब जैसे जैसे जो है वो टाउन की इमरजेंस टाउन जो है वो बढ़ने लगा है, वैसे वैसे जो है हमें धीरे धीरे जो है वो ब्रिक के हाउसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, बेक्ड ब्रिक के हाउसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, सॉरी। सो येस, दिस इज 110% करेक्ट। सो येस, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट पूछा है ना, येस। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। बहुत बार गलती यही हो जाती है और बाद में आप कुछ कर नहीं सकते। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, 2 पेयर दिए गए हैं, सूत्र एंड पर्पस। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, तो प्लीज डू इट। कौन सा पेयर सही है? ठीक है, तो आई होप आपने आंसर किया होगा। देखो, पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं। सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि टोटल जो है वो 6 सूत्र होते हैं। देयर आर 6 सूत्र। ठीक है, एक हमारा चैनल भी है सेवा सूत्र। ठीक है, जस्ट किडिंग। 6 सूत्र जो है वो हमें देखने को मिलते हैं इन दी वेदास। तो 6 सूत्र में से एक सूत्र जो है वो है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र जो है ये बात करता है, दिस कल्प सूत्र डील्स विद दी रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। ठीक है, रिचुअल्स और सेरेमनीज बेसिकली एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, किस तरह से आपको रिलीजियस प्रैक्टिस परफॉर्म करना है, उसके लिए एक गाइडलाइन है, बेसिकली एक मैनुअल है। दिस इज कॉल्ड कल्प सूत्र। ठीक है, और ये जो कल्प सूत्र है, दीज आर दी पार्ट ऑफ द वेदांग। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि सारे के सारे जो वेदांग के पाठ ही हैं। और बेसिकली ये जो कल्प सूत्र है, इट फोकस ऑन दी रिचुअल्स, और रिचुअल्स में भी कौन सा, रिचुअलिस्टिक साइंस। ठीक है, रिचुअलिस्टिक साइंस। ठीक है, तो ये जो है रिचुअलिस्टिक साइंस, मतलब ये देखो, रिचुअल्स से बेसिकली ये वाला है, तो ये तो गलत हो गया, कल्प सूत्र जो है वो गलत हो गया। दूसरा है शिक्षा। शिक्षा जो है ये भी वेदांग का ही पार्ट है। ये डील करता है फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, यानी कि आप किस तरह से वैदिक टेक्स्ट को प्रोनाउंस करोगे, क्या उच्चारण रहेगा, ये नोट करने का, ये देने का काम जो है ये शिक्षा का है, शिक्षा सूत्र का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिनोटिक्स। एंड थर्ड इज छंद। तो छंद का मतलब होता है बेसिकली, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो वैदिक हाइम है, वैदिक हाइम को किस तरह से जो है वो आप जो है बेसिकली किस तरह से जो है पोएटिक रूल्स के हिसाब से आप उसको जो है वो वैदिक हाइम्स को पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड छंद। छंद बेसिकली इट इज अ स्टडी ऑफ द वैदिक मैट्रिक्स, नॉट ऑफ द एस्ट्रोनॉमी नहीं है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी नहीं। तो छंद जो है एक सूत्र हो गया। इसके अलावा 3 सूत्र और बचे हैं, तो 3 हमने बता दिया। 6 सूत्र में 3 ये सूत्र हैं। इसके अलावा 3 सूत्र और हैं जिसे आप लोग को याद रखना है। पहला तो है व्याकरण, 4 में यहाँ लिख दे रहा हूँ, व्याकरण। अब व्याकरण से अर्थ साफ है, व्याकरण जो है भी संस्कृत ग्रामर का स्टडी है, संस्कृत ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक एनालिसिस। तो आपने पाणिनि का अष्टाध्यायी का नाम सुना होगा, बुक है पाणिनि
का बुक है अष्टाध्यायी, जिसमें संस्कृत ग्रामर, ये बेसिकली संस्कृत ग्रामर का ही बुक है, और इसमें ये व्याकरण जो है वो इसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन किस तरह से होना चाहिए ये बताया गया है। ठीक है। 5th सूत्र इज निरुक्त। निरुक्त बेसिकली डील्स विद द एंटाइमोलॉजी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द वैदिक वर्ड्स। ठीक है। तो इसमें इससे रिलेटेड भी आपको एक बुक मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये निरुक्त नाम का ही एक बुक है जिसको लिखा गया है यस्क ने जो है यस्क की एक किताब है निरुक्त। इसमें आपको जो वैदिक लिटरेचर के जो हार्ड वर्ड्स हैं, वैदिक वर्ड्स हैं, उनके टर्म्स, उनके डेफिनेशंस, उनके एक्सप्लेनेशंस देखने को मिलेंगे। 6th इज ज्योतिष। ऑल्दो मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आपको 6 सूत्र के नाम और 6 सूत्र के एक एक लाइन में आपको ये याद होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है। तो ज्योतिष जो है बेसिकली दिस इज दी, ज्योतिष अब नाम से ही क्लियर हो गया होगा, एस्ट्रोनॉमी। ज्योतिष इज रिलेटेड टू द बुक और द स्टडी ऑफ द एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी बोथ। ठीक है। जैसे आपको ज्योतिष वेदांग या फिर सिद्धांत ज्योतिष देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये सब जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। सो यहाँ पर जो ये वाला ये एस्ट्रोनॉमी है, दिस इज फॉर द ज्योतिष सूत्र। ये ज्योतिष सूत्र के लिए सूत्र में दिया गया है। ठीक है। सो दीज आर 6 टाइप ऑफ सूत्र विच आर रेफर्ड इन द वेदांग। आपको 6 का नाम जो है वो ध्यान में रखना है। सो हाउ मेनी पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड, कितने पेयर्स जो है वो सही नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पर पूछ रहा है कौन से पेयर्स सही नहीं है, कितने पेयर्स सही नहीं है, तो सारे के सारे तो सही नहीं है। सो ऑल 3 ऑफ देम आर नॉट करेक्ट। ठीक है। सो दिस क्वेश्चन आई विल गिव एज डिफिकल्टी लेवल एज हार्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आर एस शर्मा के बाहर का सवाल है। ये चीज़ जो है ये आपको जो है उपिंदर सिंह में मिल जाएगी, लेकिन उपिंदर सिंह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस ऑल जो आर एस शर्मा में नहीं दी हुई है ना, दीज थिंग्स आई विल कवर इन दैट सीरीज़। जो मैं आर एस शर्मा की सीरीज़ लाऊंगा मैं उसमें कवर करा दूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि आप लोगों की सीरीज़ चाहिए कि नहीं, अदरवाइज़ मैं बिना फालतू की मेहनत नहीं करने वाला। ठीक है। पता चला कि आपको ये सीरीज़ की ज़रूरत ही ना हो। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज लेटर वैदिक टेक्स्ट। तो 4 टेक्स्ट हैं, सामवेद, ब्राह्मण, उपनिषद एंड अरण्यक। इसमें कितने टेक्स्ट को लेटर वैदिक टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है? इजी क्वेश्चन है। एक चीज़ आपको याद रखना है, ऋग्वैदिक टेक्स्ट जो है वो सिर्फ ऋग्वेद है। इसके अलावा जो यजुर्वेद, सामवेद, इसके अलावा अथर्ववेद, ये सब जो है वो क्या है, लेटर वैदिक टेक्स्ट है। तो सामवेद तो इसमें आ गया। इसके अलावा जो बाकी ब्राह्मण, अरण्यक एंड उपनिषद, जो बाकी वेदांग का पार्ट है, दीज आर दी वैदिक बुक्स। एंड वैदिक बुक्स के अलावा हर एक बुक में, जैसे फॉर एग्जांपल ऋग्वेद के जो बाद में जो एडिशन है वो है ब्राह्मण को ऐड किया गया है हर एक बुक के बाद। उसके बाद अरण्यक को ऐड किया गया है एंड उपनिषद को ऐड किया गया है। ठीक है। सो ब्राह्मण जो बुक है, इसमें ये बताया गया है कि ऋग्वेद को जो है वो परफॉर्म किस तरह से करना है। हर एक बुक के बाद जो है एक ब्राह्मण बुक जो है वो ऐड किया गया है। ये ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ये फिर वर्ड नहीं है, दिस इज ए बुक। ऋग्वेद के बाद ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद है। सामवेद के बाद ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद है। यजुर्वेद के बाद ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद है। अथर्ववेद के बाद ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद है। सो दिस ऋग्वेद, ब्राह्मण, अरण्यक एंड उपनिषद, दीज बुक्स कंप्राइजेज ऑफ दी टोटल, सबको मिला दें तो हम लोग जो है इसे वैदिक टेक्स्ट जो है इसे कहते हैं। ठीक है। वेदांग अलग होता है, वैदिक टेक्स्ट जो है ये अलग होता है। सो ये ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्यक सब जो है ये लेटर वैदिक टेक्स्ट का पार्ट है। ठीक है। सो ये ऑल 4 आर 110% करेक्ट। ठीक है। इसके अलावा कुछ बात हम लोग कर लेते हैं एक एक करके। अरण्यक की हम लोग बात करें तो अरण्यक जो है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका मतलब होता है फॉरेस्ट। तो कुछ लॉज, कुछ नियम या फिर कुछ मंत्र या कुछ हाइम, कुछ प्रैक्टिसेस ऐसे होते हैं जो आप ऑर्डिनरी सोसाइटी में रहकर नहीं कर सकते। यू हैव टू गो आउटवर्ड ऑफ द सोसाइटी, यानी आपको जंगल में जाकर वो चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी, क्योंकि सोसाइटी जो है वो चीज़ नहीं देख पाएगी या अलाउ नहीं करेगी। ठीक है। उपनिषद जो है ये सबसे लास्ट में लिखे गए हैं। और उपनिषद जो है, उपनिषद का बेसिक मतलब होता है सिट नियर समवेयर, ये भी आपको ध्यान रखना है।
सिट नियर समवेयर। टोटल कितने उपनिषद है? टोटल 108 उपनिषद है, जिसमें से 13 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने की। 13, ठीक है। मुंडक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, जबल उपनिषद, ये सब उपनिषद के नाम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब याद करना ज़रूरी है। कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बेसिकली जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो प्रो हिंदू गवर्नमेंट है, तो ये सब चीज़ पर फोकस करते हैं, लेकिन इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द उपनिषद, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट द ब्राह्मण, तो ब्राह्मण भी बहुत सारे हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण है ना, जैसे ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है, ऋग्वेद के अंदर कौन कौन से ब्राह्मण है? सो ऐत्रेय ब्राह्मण एंड कौशितेकी ब्राह्मण, ठीक है। इसके अलावा जो सामवेद है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सद्विश्व ब्राह्मण और तांडे ब्राह्मण। इसके अलावा यजुर्वेद में तैत्रेय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। क्यों सुना है ये भी आप मेंशन करना कमेंट में। शतपथ ब्राह्मण फेमस किस लिए है? और अथर्ववेद में 3 ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण, जैमन्य ब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण, ठीक है। इन किताबों के बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं। तो ये सारे के सारे जो है वो लेटर वैदिक टेक्स्ट हैं, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दी नेक्स्ट। देखो ये सब किताब के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं 1 घंटा लगा के, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दिस आर नॉट, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इनका अच्छा नहीं है, ठीक है। तो याद करने से बेहतर है कि ना करना, क्योंकि सवाल इन पर जनरली नहीं आते हैं। अगर सवाल आया भी तो इन सारे बुक्स को जो है वो आप याद करते करते जो है वो थक जाओगे, लेकिन याद नहीं होगा। बहुत किताबें हैं, ठीक है, और उसमें से आएगा भी तो एक सवाल गलती से आ गया तो वो भी। लेटर वैदिक सोसाइटी की हम लोग बात करें तो कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट्स कंसिडर करा, चलो मैं आपको जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, ठीक है, खत्म करते हैं जल्दी। एज कम्पेयर टू अर्ली वैदिक पीरियड, वुमेन इन द लेटर वैदिक पीरियड लॉस्ट इंपॉर्टेंस इन द सोसाइटी। तो जैसा मैंने बताया, ऋग वैदिक पीरियड में सोसाइटी क्या था? ऋग वैदिक पीरियड में सोसाइटी जो है वो मैट्रीलिनियल सोसाइटी जो है वो माना जाता है, लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड है, लेटर वैदिक पीरियड जो है धीरे धीरे पैट्रीमेनियल या फिर मैं बोलूँ पैट्रीलिनियल सोसाइटी डेवलप होना शुरू हो गया, जहाँ पर वुमेन दे वर ओनली कन्फाइंड टू दी हाउस होल्ड कोर्स एंड सबॉर्डिनेट पोजिशंस, ठीक है। सो इसलिए वुमेन जो है दे बेसिकली लॉस्ट द इम्पॉर्टेंस इन दी सोसाइटी। धीरे धीरे जो है वो हमें चाइल्ड मैरिज की भी एविडेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। चाइल्ड मैरिज के अलावा जो है धीरे धीरे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि गुप्ता पीरियड आते आते सती के एविडेंस भी हमें देखने को मिलेगा। ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन में सबसे पहला मेंशन सती का मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो असेंबलीज हैं, इन असेंबलीज में भी जो है वुमेन का जो प्रेजेंस है वो कम हो जाता है, इनफैक्ट प्रेजेंस रहता ही नहीं है। और जो असेंबलीज हैं दे वर डोमिनेटेड बाय द नोबल्स एंड द अफ्लुएंट पर्सन्स, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट इज द आश्रम केम अप ड्यूरिंग द लेटर वैदिक फेज। तो जो ये आश्रम है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य है ना, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। ब्रह्मचर्य यानी कि स्टूडेंट लाइफ, जिसमें आप ज्ञान अर्जित करते हो, है ना, जैसे आप कर रहे हो अभी स्टूडेंट लाइफ। इसके अलावा गृहस्थ आश्रम जो है यानी कि आप शादी करके घर बसाते हो, यू बिकेम हाउस होल्डर। एंड थर्ड इज वनप्रस्थ। वनप्रस्थ यानी कि अब आप जो है वो धीरे धीरे वनप्रस्थ की तरफ यानी जंगल की तरफ जाने लगो, क्योंकि अब जो है आपका सोसाइटी में जो रोल है वो नहीं रहा। अगर आप देखो जो होता क्या था कि उस वक्त जो है वो, आज के समय में देखो तो जो बूढ़े लोग हैं दे आर प्रॉब्लम फॉर द स्टेट, इकोनॉमी के लिए वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते, एंड दैट्स वाई वो हमेशा से पहले से ये प्रथा चली आ रही है कि उनको जो है वो सोसाइटी से बाहर कर दो ताकि इकोनॉमी में बर्डन कम हो। आज के समय सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चलते हैं, उस समय नहीं चलते थे, एंड दैट्स वाई वैदिक एज में हमें, वैदिक पीरियड में हमें देखने को मिलता है वानप्रस्थ आश्रम, दैट इज हर्मिटेज, एंड संन्यास यानी कि अब आपको जो है वो रिनंसिएशन का पाथ फॉलो करना है, ठीक है। तो ये 4 आश्रम हैं जो कि लेटर वैदिक पीरियड में आए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड टुगेदर विथ वर्ण, इसे हम लोग जो है वर्ण और आश्रम दोनों को एक साथ जो है हम लोग कहते हैं वर्ण आश्रम धर्म। तो जो सोसाइटी उस वक्त का था उसे हम लोग कहते हैं वर्ण आश्रम धर्म सोसाइटी, ठीक है। मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, वर्ण आश्रम धर्म। ये वर्ण आश्रम धर्म जो है ये आपने बहुत बार सुना होगा, वर्ण फॉलो करना है, आश्रम फॉलो करना है, एंड यही आपका जो है वो धर्म है, ठीक है। सो स्टेटमेंट 2 इज 110% करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट 3, इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र अपीयर्ड इन दी अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र नहीं आया था, गोत्र जो है वो लेटर वैदिक पीरियड का ये अपीयरेंस है, ठीक है। गोत्र का मतलब होता है काउपेन। आप कैसे पता लगाओगे कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो हमारे जो है वो पूर्वज ये रहे हैं, या फिर ये जो इंसान है ये हमारे ही पूर्वज के डिसेंडेंट है? तो आपने एक गोत्र साइन कर दिया,
जैसे आपने सुना होगा कश्यप गोत्र, है ना, आपने वशिष्ठ गोत्र सुना होगा, गौतम गोत्र सुना होगा, भारद्वाज गोत्र सुना होगा, आपने विश्वामित्र गोत्र सुना होगा, बहुत सारे गोत्र हैं, ठीक है। उस बहुत सारे जो है वो क्षत्रिय और वैश्य, इनका भी जो है सेम गोत्र जैसा चलता है, ब्राह्मण में भी चलता है। इन सभी गोत्र से हम लोग जो है अपने पूर्वज को या फिर जो हमारे कॉमन एंसेस्ट्री है उसे हम लोग ट्रेस करते हैं। तो आज भी अगर गोत्र किसी का सेम है तो उसमें शादी नहीं होती है, बिकॉज दे वेर कंसिडर्ड एज दे वेर हैविंग द कॉमन एंसेस्टर। कहीं ना कहीं आप लोग जो है वो भाई बहन रहे होंगे, एंड दैट्स वाई ये शादी जो है वो नहीं हो सकती। सो इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र अपीयर्ड इन लेटर वैदिक पीरियड, नॉट इन द अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। सो यस, द ऑप्शन 2 इज ऑप्शन 2, ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा इजी मैं कहूँगा। लेटर वैदिक पीरियड की हम लोग बात करें, सो ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड द टर्म गवयुति इज रेफर्ड एज वन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गवयुति आपको ये इसमें मिल जाएगा आर्य शर्मा में अगेन। तो गवयुति जो है ये डिस्टेंस का मेजर है, दिस इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। कितना है लगभग इक्विवेलेंट, तो आपको ये भी ध्यान रखना है 12,000 फीट। 12,000 फीट जो है ये एक गवयुति के बराबर है, ठीक है। यानी कि अब जो है वो इसे क्या है, ये जहाँ तक आप अपने गाय की जो घंटी होती है उस घंटी को आप सुन सको, उस डिस्टेंस को बोलते थे गवयुति, ठीक है। उसी तरह से मेजर ऑफ टाइम को भी एक नाम दिया गया है जिसे हम लोग बोलते हैं गोधुली। आज भी हम लोग गोधुली बेला का इस्तेमाल करते हैं, खासकर उत्तर भारत में गोधुली बेला जैसे कहते हैं मेजर ऑफ टाइम। ये वैदिक एज का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके अलावा लेटर वैदिक पीरियड में एक बहुत फेमस एक वर्ड है जिसे हम लोग कहते हैं गोघन। देखो जो गेस्ट आते थे ना उनको कहा जाता था गोघन, ठीक है। गोघन जो है इनको कहा जाता था, इनको जो है अच्छे से प्यार से जो है वो खिलाया पिलाया जाता था, और इनको जो है वो गाय का दूध जो है इनको ऑफर किया जाता था, और बहुत अच्छे से जो है इनको रखा जाता था, इसलिए इनको जो है वो गोघन कहा जाता था, ठीक है। और किनशिप यूनिट्स बेसिकली जो अभी जो मैंने बताया कॉमन एंसेस्टर्स, एक है वो गोत्र वर्ड है कॉमन एंसेस्टर्स के लिए, अभी मैंने बता दिया। दैट मीन्स यू बोथ पीपल हैव द सेम कॉमन एंसेस्टर, एंड दैट्स वाई आप लोगों में शादी जो है वो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब बेसिकली खाऊपन होता है, ठीक है। सो 14, क्वेश्चन नंबर 14 ऑलरेडी डन। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में के रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। जस्ट रीड दो स्टेटमेंट्स को पढ़िए। ओके, तो प्रजापति द क्रिएटर असेंडेड टू द हाईएस्ट पोजीशन अमंग द डीटीज। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऋग वैदिक गॉड्स और लेटर वैदिक गॉड्स दोनों में फ़र्क है। ऋग वैदिक गॉड्स वर बेसिकली इंद्र, अग्नि एंड वरुण। इंद्र, अग्नि और वरुण जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में खत्म हो गए, और इनका रोल जो है वो किन्होंने ले लिया। लेटर वैदिक पीरियड में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो प्रजापति का है, ठीक है। प्रजापति दैट मीन्स द क्रिएटर, ही इज द क्रिएटर, दैट इज ब्रह्मा। प्रजापति ये सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे बैठ गए लेटर वैदिक पीरियड में। दूसरे में जो है वो है विष्णु। विष्णु बिकेम दी प्रिजर्वर, दुनिया को बचाने वाला, जो प्रिजर्व करके रखने वाले जो काम है, प्रोटेक्ट करने का काम है, वो है विष्णु का, ठीक है। और एक है पुषान, पुषण या फिर पुषान। दिस आर दी दिस इज कंसिडर्ड द गॉड ऑफ द शूद्र, गॉड ऑफ शूद्र कहा जाता था इनको, ठीक है। तो शूद्र के अपने भगवान हुआ करते थे, और ये इनका काम क्या था, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसीइंग ऑफ द कैटल, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज 110% करेक्ट। सेकेंड इज सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स गेन्ड ग्रेटर सिग्निफिकेंस देन प्रेयर्स। तो हुआ क्या कि ऋग वैदिक पीरियड में जनरली लोग जो है वो प्रेयर किया करते थे, अपने मटेरियल रीजन्स के कारण भगवान के सामने प्रेयर किया करते थे। नाउ व्हाट हैपेंड, now the mode of worship changed. Mode of worship became sacrifices and rituals. Sacrifices and rituals became predominant, और जो sacrifice है वो sacrifice जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन करता था, बेसिकली ब्राह्मण को ये अधिकार था कि वो sacrifice जो है वो एक्सेप्ट करते थे और चढ़ाते थे भगवान को, ठीक है। sacrifice में बेसिकली जो है जानवरों को पब्लिकली मारा जाता था, और बेसिकली जो इसके कारण बाद में जाके कैटल वेल्थ डिस्ट्रॉय होने के कारण बाद में जाके बुद्धिज़्म का राइज भी हुआ। एक रीज़न हम लोग ये भी देखेंगे कि बुद्धिज़्म का राइज जो है उसमें एक ब्राह्मणिज़्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ब्राह्मणिज़्म का ये रिचुअल
जो है ना सैक्रिफिशियल रिचुअल, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट, सोसाइटी ट्रांजिशन फ्रॉम पेस्टोरल टू एग्रीकल्चरल सिस्टम, ये भी हमने देख लिया। 1000 AD में, सॉरी 1000 BC में जब आयरन की डिस्कवरी हो गई, तो आयरन की डिस्कवरी होने के बाद ट्राइबल पेस्टोरलिस्ट दे ट्रांजिशन इनटू द पीजेंट्स, ठीक है, खेती बाड़ी करने लगे। और खेती बाड़ी करने के साथ साथ क्या हुआ, धीरे धीरे जो है वो सरप्लस प्रोडक्शन जो है ग्रेजुअली हुआ। सरप्लस प्रोडक्शन अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन सरप्लस प्रोडक्शन इतना था कि ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे लोग जो है वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस की तरफ शिफ्ट होने लगे। जनरली कौन से क्रॉप्स उगाए जाते थे, तो व्हीट एंड राइस, ये आपको ध्यान रखना है। व्हीट का नाम मेंशन हमें मिलता है, व्हीट को जो है वो गोधुमा कहा जाता था, और राइस जो है उसे व्रीही कहा जाता था। इसके अलावा शुगर केन है, लेंटिल है, मिलेट, बार्ले, बहुत सारे कल्टीवेशन होते थे, लेकिन व्हीट एंड राइस दे आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्रॉप, ठीक है। और ये सब हुआ कैसे, आयरन के कारण, डिस्कवरी ऑफ आयरन इन 1000 BC। सो सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स गेन्ड प्रोमिनेंस, ठीक है, ये दोनों सही है, तीनों सही है। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दिस इज ऑल्सो ईजी, मैं बोलूँगा ईजी टू मीडियम लेवल का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16, नाउ वी आर एट द एंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की हम लोग बात करें तो लेटर वैदिक पीरियड का रेफरेंस देकर हमें स्टेटमेंट्स दिया गया है। रीड दी स्टेटमेंट्स, देन आई विल गिव यू द आंसर। Okay, so first statement says that this collection of taxes and tributes were voluntary. Voluntary taxes and tributes, ये जो है ये ऋग्वैदिक का पार्ट है, ठीक है, ये ऋग्वैदिक एज का फीचर है, नॉट ऑफ द लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज में ये जो वॉलेंट्री है ये मैंडेटरी हो गया। नाउ यू हैव टू गिव द टैक्सेस, क्योंकि राजा जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ, पावरफुल हो गया, और टैक्स को कलेक्ट करने के लिए भी एक ऑफिसर, एक व्यक्ति को रखा गया, जिसे हम लोग कहते हैं संगित्री। संगित्री जो है ये एक ऑफिसर है, ऑफिसर कहना भी मतलब एक अपॉइंटी है, इट वाज ए अपॉइंटी जो कि टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करने के लिए जगह जगह टैक्सेस कलेक्ट करके राजा तक जो है वो पहुंचाता था, ठीक है। सो इसमें भी एक खास बात यह है कि जो टैक्स पेइंग कम्युनिटी है वो सिर्फ और सिर्फ वैश्य हुआ करती थी। वैश्य कम्युनिटी वेर ओनली द टैक्स पेइंग कम्युनिटी, ब्राह्मण क्षत्रिय दे वेर नॉट पेइंग द टैक्सेस एट ऑल, ठीक है। तो फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स वेर वॉलंटरी, ये गलत हो जाता है। द लेटर वैदिक कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड आयरन फेज कल्चर। तो अब इसमें मैंने इसे बार बार बता रखा है, आयरन फेज कल्चर, पेंटेड गिरे वेयर कल्चर, दीज आर द नेम्स ऑफ द लेटर वैदिक कल्चर। और आयरन फेज कल्चर क्यों कहा जाता है ये मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं। सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, स्टेटमेंट 1 says wars were primarily fought in the later Vedic period for territories, and statement 2 says the term Rashtra first appeared in the later Vedic period. Attend this question, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ, इजी सवाल है। So yes, the wars were primarily fought in the later Vedic period for territories. तो अभी जैसे मैंने तुरंत बताया, जो पहले वॉर ऋग्वैदिक पीरियड में होता था वो किसके लिए होता था, काउज के लिए, इन सर्च फॉर काउज, ठीक है। वो वर्ड अभी मैंने बताया, सर्च फॉर काउज, मेंशन दैट इन दी कमेंट, ठीक है, वो अभी याद रखना है आपको। सेकेंड थिंग इज दैट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड अब वॉर किसके लिए होने लगे, द वॉर इज फॉर द टेरिटरीज, ठीक है, क्योंकि टेरिटोरियल फॉर्मेशंस बिगेन। टेरिटोरियल फॉर्मेशन से हुआ क्या कि लेटर वैदिक पीरियड में ग्रेजुअली जो है वो किंग स्ट्रांग होता गया। अब लड़ाइयाँ गाय के लिए नहीं है, अब लड़ाइयाँ जो है वो टेरिटरीज के लिए है, ठीक है। तो किंग जो है वो ग्रेजुअली अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कुछ यज्ञ करवाने लगे। जैसे मैं 2-3 यज्ञ के नाम बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल राजसूय, आपने राजसूय यज्ञ के बारे में सुना होगा।
राजसूय यज्ञ जो है इसे हम लोग कहते हैं रॉयल कोरोनेशन सेरेमनी, जिसमें बेसिकली राजा को जो है सुप्रीम पावर दिया जाता है। इसके अलावा एक यज्ञ है वाजपेय सेक्रीफाइस। वाजपेय सेक्रीफाइस का मतलब क्या है, इसमें कुछ नहीं होता है, एक चैरियट रेस होता है। इसमें एक राजा का भी घोड़ा रहता है, और राजा का घोड़ा जो है, ये राजा का घोड़ा या राजा का रथ जो है, ये राजा का रथ पहले अगर पहुंचेगा तभी जाकर जो है वो राजा जो है राजा कहलाएगा। तो ये ऑलरेडी फिक्स रहता था कि राजा का रथ को जितवाना है, और वाजपेय सेक्रीफाइस किया जाता था। इसके अलावा एक और सेक्रीफाइस है अश्वमेध सेक्रीफाइस। अश्वमेध सेक्रीफाइस जो है, इसमें जो घोड़ा है, इस घोड़े को जो है वो पूरी टेरिटरी में दौड़ाया जाता था। इनफैक्ट इसको छोड़ दिया जाता था कि घोड़े को जो है वो इसे जो है वो जो बांधा हुआ घोड़ा है राजा का, उसे छोड़ दिया जाता था। जितनी टेरिटरी ये घोड़ा कवर करेगा उतनी टेरिटरी जो है इस घोड़े की हो जाएगी, और जो भी उस घोड़े को चैलेंज करेगा दैट मीन्स वो जो है वो डायरेक्ट राजा को चैलेंज कर रहा है। बट जब घोड़ा लौट कर आएगा, दैट किंग हैज़ टू किल दैट हॉर्स, क्योंकि टेरिटरी घोड़े की है। उस टेरिटरी को वापस हथियाने के लिए, वापस पाने के लिए, दैट किंग हैज़ टू किल दैट रॉयल हॉर्स। ठीक है, तो दैट सेक्रीफाइस इज कॉल्ड दी अश्वमेध सेक्रीफाइस। तो ये सब जो सेक्रीफाइस या फिर जो रिचुअल्स हैं, इन सभी रिचुअल्स के कारण ग्रेजुअली ब्राह्मण एंड क्षत्रिय इन सभी के पास जो है पावर ग्रेजुअली जो है वो बढ़ा। ब्राह्मण जो है इन सभी यज्ञ को करवाता था। वाई? फॉर लेजिटिमेसी। किंग को किंग मानोगे क्यों? बिकॉज द किंग हैज़ डन द राजसूय सेक्रीफाइस, किंग हैज़ डन द वाजपेय सेक्रीफाइस एंड किंग हैज़ डन द अश्वमेध सेक्रीफाइस। और ये तीनों सेक्रीफाइस जब किंग ने किया है तो किंग का घोड़ा जीता है, किंग का चैरियट जीता है, एंड दैट्स वाई किंग को मानने के लिए ब्राह्मण जो है ये सेक्रीफाइस करेगा और किंग को जो है एक लेजिटिमेसी देगा। बदले में ब्राह्मण को क्या मिलेंगे? ब्राह्मण को जो है वो बहुत सारे दान मिलेंगे, यानी गिफ्ट्स मिलेंगे। गिफ्ट्स मतलब भूदान, ज़मीन मिलेगा, गाय मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, ये सब जो है वो ब्राह्मण को दिया जाएगा। सो ब्राह्मण क्षत्रिय मोनोपोली इसे कहते हैं, या फिर ब्राह्मण क्षत्रिय कोरिलेशन भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो है सेकंड स्टेटमेंट लिया है, द टर्म राष्ट्र फर्स्ट अपीयर्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड। सो राष्ट्र जो है ये पहली बार हमें देखने को मिलता है इस पीरियड के दौरान। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? दी कंट्री, या फिर मैं बोलूँ कि जो टेरिटरी है उसे ही जो है वो राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, तो अब लड़ाइयाँ जो है गाय के लिए तो हो नहीं रही है, अब लड़ाइयाँ किसके लिए हो रही हैं? टेरिटरीज के लिए हो रही हैं। ठीक है, सो यस, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, एंड बोथ स्टेटमेंट, ये कहा गया बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यस, देखो वॉर क्यों हो रही है लेटर वैदिक पीरियड में? राष्ट्र के लिए। ठीक है, सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर 110% करेक्ट। ठीक है, सो ये है हमारा आखिरी, हाँ ये खत्म हो गया। तो वैदिक पीरियड के हमने टोटल कुछ सवाल 15-17 सवाल हमने देख लिए। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द महाजनपद। तो नेक्स्ट सेशन में महाजनपद पीरियड को हम लोग कवर करेंगे। महाजनपद पीरियड के अभी जो है वो 15 से 20 सवाल हैं। महाजनपद पीरियड क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और महाजनपद पीरियड पे सवाल जो है वो कई बार बन चुके हैं। सो दैट्स वाई महाजनपद पीरियड को भी हम लोग 15-17 सवाल में कवर करेंगे, एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स दी अशोक, बेसिकली मॉडर्न पीरियड। ठीक है, मॉडर्न पीरियड की हम लोग बात करेंगे। मॉडर्न पीरियड में भी हम लोग इस तरह से एक एक टॉपिक को लेकर वी विल बी डूइंग दी क्वेश्चंस। ठीक है, सो दिस आर ऑल फॉर टुडेज सेशन। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हो, आई विल से कि आप लोग जो है वो कमेंट डाउन योर मार्क्स, जितने भी मार्क्स आप लोगों ने गेन किए हैं, कमेंट डाउन द मार्क्स सो दैट आई कैन नो कितने मार्क्स आपने जो है वो गेन किया है। एंड सेकेंडली, ये सेशन जो है रेगुलरली इसी यूट्यूब चैनल पे आया करेंगे। सो फॉर रेगुलर अपडेट्स सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, और इसका जो PDF है यू विल गेट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। तो जिनको PDFs चाहिए, ये टेलीग्राम चैनल सेवा सूत्र विद SK, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, सेवा सूत्र विद SK। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। अगर नहीं है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक प्रोवाइडेड है, यू कैन गो फ्रॉम देयर एंड ज्वाइन दी चैनल सेवा सूत्र विद SK, और यहाँ से आप जो है वो PDF ले सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे PDFs मैं यहीं पर प्रोवाइड करता हूँ। और इस चैनल की खास बात यह है कि इसमें जो है वो ये सिर्फ एक चैनल है, एक और चैनल है सेवा सूत्र विद SK, SSC, रेलवे, बैंकिंग, ये सब चैनल जो है, ये चैनल उन लोगों के लिए है जो UPSC पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा
दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, यूपीएससी के अलावा दूसरे एग्ज़ाम्स जैसे स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, पुलिस एग्ज़ाम्स, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, इन सभी एग्ज़ाम्स की भी जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी को जो है वो भी फ़ायदा करे। तो दैट्स वाई फॉर दोज जॉइन दिस यूट्यूब चैनल, दोनों का जो है टेलीग्राम चैनल सेम है, ठीक है। दोनों का जो पीडीएफ्स है मैं सेम प्रोवाइड करूँगा। अभी तक मैंने जो इस पर ज़्यादा वीडियोस डाले नहीं है, ओनली वन वीडियो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि यूपीएससी में भी काम आता है, दैट इज़ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का जो रिपोर्ट है वो मैंने अपलोड किया है। सो आप लोग उसे भी जाकर देख सकते हैं। So thank you for watching this session and make sure to like and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.